नमस्कार प्यारे बच्चों, अब आप इस विषय के वीडियोज एक साथ भी देख सकते हैं। इसके लिए वीडियो के नीचे मेरी चैनल का नाम है, तो चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इस विषय के वीडियोज एक साथ देख सकेंगे। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने सीखा था हिंदी कक्षा 9 का काव्य नंबर 20। काव्य का नाम था धरती की शान। आज के वीडियो में हम इस काव्य का स्वाध्याय सीखेंगे। स्वाध्याय में सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो पहला प्रश्न है, कवि की दृष्टि में सर्वाधिक महान कौन है? तो जवाब होगा, कवि की दृष्टि में सर्वाधिक महान मनुष्य है। दूसरा, आप क्या क्या कर सकते हैं? तो जवाब होगा, एक विद्यार्थी होने के नाते मैं वे सारे काम कर सकता हूं जो मेरे कार्य क्षेत्र में आते हैं। तीसरा प्रश्न है, अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है? तो जवाब होगा, अन्य जीवों से मनुष्य महान है। अन्य जीव अब भी बहुत पिछड़े हैं, जबकि मनुष्य ने जल, थल और नभों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। चौथा प्रश्न है, धरती सा धीर किसे कहा गया है? तो जवाब होगा, धरती सा धीर मनुष्य को कहा गया है। पांचवा प्रश्न है, धरती की शान कविता के रचयिता का कौन है? तो धरती की शान कविता के रचयिता पंडित भरत व्यास है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, कविता में कवि ने किन प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण किया है, कैसे? तो जवाब होगा, कवि ने कविता में पहाड़, नदियाँ, धरती, आकाश, हवा जैसे प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण किया है। कवि ने मनुष्य को असीम शक्तियों से संपन्न बताया है। वह कहता है कि मनुष्य चाहे तो पर्वतों को फोड़ सकता है, वह चाहे तो नदियों के प्रवाह को मोड़ सकता है, वह अगर ठान ले तो धरती और आकाश को जोड़ सकता है। मनुष्य पवन सा गतिमान है, इसलिए वह आकाश में ऊंची से ऊंची उड़ान भरने में समर्थ है। दूसरा प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में मनुष्य के प्रति किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है और उससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो जवाब होगा, प्रस्तुत कविता में मनुष्य को सर्वशक्तिमान बताया गया है। उसकी आत्मा परमात्मा का रूप है। इस दृष्टि से मनुष्य अजर अमर प्राणी है। इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि मनुष्य होने के कारण हमें अपने लक्ष्य ऊंचे रखने चाहिए। हमें किसी काम को पहचान कर कठिन से कठिन कार्य करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें निराशा का शिकार होकर अपने आप को कभी अशक्त नहीं अनुभव करना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, धरती की शान से कवि का क्या तात्पर्य है? भाव स्पष्ट कीजिए। तो जवाब होगा, धरती की शान से कवि का तात्पर्य मनुष्य की गौरवपूर्ण उपलब्धियां है। मनुष्य ने अपने बुद्धिबल से ऐसे अनेक कार्य कर दिखाए हैं जो कभी असंभव माने जाते थे। मनुष्य ने सभ्यता और संस्कृति के ऊंचे आदर्श कायम किए हैं। उसने धरती पर के सभी प्राणियों में अपने को सर्वश्रेष्ठ साबित कर दिया है। इसलिए कवि मनुष्य को धरती की शान मानता है। प्रश्न नंबर 4 है, मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है।
काव्य के आधार पर अपने विचार प्रकट कीजिए। तो जवाब होगा मनुष्य अत्यंत समर्थ प्राणी है। वह चाहे तो पहाड़ों को फोड़ सकता है, वह चाहे तो नदियों के प्रवाह की दिशा बदल सकता है, वह मिट्टी से अमृत निचोड़ सकता है। इस प्रकार मनुष्य हर असंभव कार्य कर सकता है। प्रश्न नंबर 5 है, धरती की शान कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। तो जवाब होगा धरती की शान कविता में कवि ने मनुष्य को धरती का सर्वशक्तिमान प्राणी बताया है। कवि के अनुसार मनुष्य में अनेक प्रकार की शक्तियाँ छिपी हुई है। मनुष्य अपनी इन शक्तियों को नहीं पहचानता, इसलिए वह असहाय बन जाता है। सच यह है कि मनुष्य महाकाल बन सकता है, उसकी आवाज युग बदल सकती है, वह चाहे तो ऊंची से ऊंची उड़ान भर सकता है। इस प्रकार कविता का केंद्रीय भाव मनुष्य को अपनी शक्तियों को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इन पंक्तियों द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं वो हमें लिखना है। तो पहली है, गुरु सा मतिमान पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। तो इसका भावार्थ होगा मनुष्य के पास बुद्धि की कमी नहीं है, उसके पास बृहस्पति जैसी प्रतिभा है, वह वायु जैसी गति रखता है, वह चाहे तो आकाश से भी ऊंचा उठ सकता है। कवि कहना चाहता है कि यदि मनुष्य अपने अंदर छिपी शक्तियों को जागृत कर ले तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। दूसरा है, धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। तो इसका भावार्थ होगा प्रत्येक भारतवासी महान है, उसमें अनंत शक्तियाँ छिपी हुई है, वह अपने आप में तूफान जैसी शक्ति रखता है, वह चाहे तो उसकी उपलब्धियाँ धरती का गौरव बन सकती है। आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लीजिए। तो भूचाल का समानार्थी भूकंप होगा, हिमगिरी का समानार्थी हिमालय होगा, वाणी का समानार्थी वचन होगा, तूफान का समानार्थी कहर होगा, अमृत का समानार्थी सुधा होगा, धीर का समानार्थी धीरता होगा, हिम्मत का समानार्थी वीरता होगा, नभ का समानार्थी आकाश होगा, निज का समानार्थी अपना होगा। पांचवा है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो अमृत का विलोम होगा विष, विलोम यानी विरोधी शब्द। अंबर का विरोधी धरती होगा, अमर का विरोधी मर्त्य होगा, धीर का विरोधी होगा अधीर, वीर का विरोधी कायर, पाप का विरोधी पुण्य और जीवन का विरोधी मृत्यु होगा। फिर है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ को फोड़ दे। दूसरा है, पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल। तीसरा है, निज को तू जान जरा शक्ति पहचान। चौथा है, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। प्रश्न नंबर 7 है, काव्य पंक्तियां पूर्ण कीजिए। तो यह जो काव्य पंक्ति दी गई है वो काव्य में से देख के हमें लिख लेनी है। तो बच्चों, यह स्वाध्याय खत्म होता है। अगले वीडियो में हम अगला पाठ सीखेंगे।